हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आपने देखा होगा कि यार इसके लेक्चर तो खनखनाते हुए सामने आते हैं। मतलब एक ही दिन में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आ जाते हैं। बट बीच में क्या हो गया था, 2-3 दिन से तो लेक्चर ही आना बंद हो गए। क्या आपने पढ़ाना छोड़ दिया? नहीं। तो देखो, कुछ ऐसा था कि मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था और मैंने बीच में लेक्चर बनाना बंद किया था, थोड़ा आराम लिया था खुद भी। और अब जो है मैं कंटिन्यू में आ चुका हूँ, लेक्चर को बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि लेक्चर आपका जो सिलेबस है मैं बीच में छोड़ दूंगा, तो नहीं। आज जो है एमएससी जूलॉजी का लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। एक और जो है वो किसके ऊपर कर रहे हैं? देखो, कई लोगों के कमेंट आए कि हमारा सिलेबस तो हमें नहीं लग रहा हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम अब आ चुके हैं। सेमेस्टर के एग्जाम लगभग फरवरी का जो है टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। तो आप ऐसा करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दो जो कि क्या कहते हैं हमारे पेपर में आ जाए, और जो हमें टफ लगता है थोड़ा उसके ऊपर चलो। तो मैंने जो है 20 से एक टॉपिक उठा लिया, जिसको ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, मैन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये आपके उसमें एक टॉपिक है। तो आइए उसको जान लेते हैं और स्टार्ट करते हैं थोड़ा पीछे से चलते हुए। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट जो है मैन के इवोल्यूशन पे आ जाएं, तो कुछ और चीज भी देख लेते हैं पहले। तो देखो, मेरा नाम सूरज है, आप सबको पता ही है। मैं आपका दोस्त, जो भी आप मुझसे कहना चाहे मैं वो हूं आपका। तो हमारा जो है कि टॉपिक चल रहा है ह्यूमन इवोल्यूशन पे, उसका लेक्चर नंबर 1 आ गया। ह्यूमन इवोल्यूशन पे सिर्फ एक ही लेक्चर नहीं आएगा, काफी लेक्चर आएंगे। तो बात कर लेते हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन के। तो जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है तो पहले अर्ली आइडिया भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ आइडिया ऐसे होंगे जो कि ह्यूमन एंसेस्ट्री के ऊपर कई साइंटिस्टों ने रखे होंगे। तो पहले उन आइडियाज को जान लेते हैं, फिर हम एप्स और क्या कहते हैं ह्यूमन के बीच में कुछ सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी देखेंगे। देखो, कई लोग ये सोचते हैं ना कि ह्यूमन का जो इवॉल्व हुआ है, यानी ह्यूमन जो बना है ना, वो एप से बना है या मंकी से बना है। यानी ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन जो है वो एप्स या मंकी से डेवलप हुआ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। मैं आपको इवोल्यूशन इस तरह से ले जाऊंगा कि आपको बिल्कुल दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, आपका जो है इंटरेस्ट जग जाएगा और आप इतने तरीके से उसमें क्या हो जाएंगे, महारत हासिल कर लेंगे कि आप भी अब ये टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे किसी को। तो बात कर लेते हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन की। देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन में जो क्या कहते हैं ह्यूमन, एप्स और मंकीज जो है ना, इनका जो इवोल्यूशन हुआ, यानी ये जो इवॉल्व हुए, ये किससे हुए? एक कॉमन एंसेस्टर से हुए। ऐसा नहीं कि हम मंकी से बने हैं या क्या कहते हैं हमसे पहले हम मंकी थे, ऐसा नहीं था। हमारा क्या था ना कि हमारा जो क्या कहते हैं क्लोज एंसेस्टर वो सेम था। मतलब हमारे जो एंसेस्टर हैं वो सेम रहे होंगे, उससे हम जो है अलग अलग ब्रांचेस में डेवलप हो गए। बात कर लेते हैं अर्ली आइडिया जो कि ह्यूमन एंसेस्ट्री के ऊपर है। तो आपको इनमें से क्या याद रखना है? 1863 में, इन 1863 टीए हक्सले, जो कि टीए हक्सले थे, उन्होंने क्या किया? मेड अ साइंटिफिक अटेम्प्ट। उन्होंने एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि नीट जेई का अटेम्प्ट दे रहे थे, मतलब उन्होंने एक साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन ओरिजिन, कि मैंस का जो ओरिजिन है उसको अपनी बुक में, आपको बुक याद रखनी है, बुक का नाम है मैन्स प्लेस इन नेचर। इसी ने मैंने इसको रेड पेन से लिखा है। यानी उन्होंने एक जो है साइंटिफिक अटेम्प्ट शुरू किया, यानी उन्होंने बताया, एक बुक पब्लिश करी। उस बुक का नाम था मैन्स प्लेस इन नेचर एंड एस्टैब्लिश्ड दैट अवर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स आर एप्स। यानी हमारे जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स है वो क्या है? एप्स है। क्या आप बता सकते हैं कि ये एप्स में कौन कौन से आते हैं? एप्स में आपने देखा होगा गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरिंगटन और क्या कहते हैं गिब्बन। तो अगर आपने क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं गोरिल्ला देखा है, कौन सी फिल्म में देखा आपने? किंग कॉन्ग मूवी में देखा होगा, काफी बड़े बड़े गोरिल्ला दिखाए थे। ओरिंगटन आपने क्रिश मूवी में देखा होगा, उसमें भी ओरिंगटन के बारे में दिखाया गया था। गिब्बन एक स्मॉलेस्ट एप होता है। और क्या कहते हैं वो हमारा क्या कहते हैं चिंपांजी जो है क्या है? ग्रेट, मतलब सोचने की उसकी क्षमता ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा माइंड वाला एप नहीं एप है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच आर द क्लोजेस्ट रिलेटेड एप्स में भी कौन सा है? हमारा चिंपांजी है, क्योंकि उससे हमारी जो है सिमिलैरिटी मिलती है। हम बात कर लेते हैं इन 1871 द चार्ल्स डार्विन वॉज पब्लिश हिज आइडिया अबाउट मैन एंसेस्ट्री इन द बुक द डिसेंट ऑफ मैन। मतलब 1871 में ना एक और साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश करी, उसमें बताया कि मैन्स की जो एंसेस्ट्री है वो क्या है? द डिसेंट ऑफ मैन। अगर आपसे कहे कि ये उस बुक का पूरा नाम है तो नहीं, तो डार्विन की पूरी बुक का नाम था द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। मतलब कि जो डार्विन की बुक थी, ये तो इसमें जो है शॉर्ट नेम दे रखा है, मतलब बुक का नाम है डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। मतलब कि क्या कहते हैं ना, ये बुक का नाम था।
इस पूरी बुक में उन्होंने क्या बताया था कि ह्यूमन की जो एंसेस्ट्री है वो किस तरह से चली आ रही है उसके बारे में बताया था। हिज आइडिया वर बेस्ड ऑन एविडेंसेस फ्रॉम लिविंग मैन एंड प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, एप्स आते हैं, ये मंकीज आते हैं, चिंपैंजीज आते हैं, उनका ये जो आइडिया थे वो उसके ऊपर बेस्ड थे। ही सजेस्टेड द ह्यूमंस एप्स एंड मंकीज आर कॉमन एंसेस्टर। उन्होंने क्या दिया, सजेस्ट किया कि ह्यूमन एप्स एंड मंकीज का कॉमन एंसेस्टर है। देखो जब ये डार्विन की बुक आई थी ना, तो डार्विन के समय पे जो है चर्च का दबदबा काफी था, यानी उस समय जो है कई सारे जो चर्च में काम करने वाले थे उनका ये मानना था, क्या उनका क्या सभी का मानना ये था कि क्या कहते हैं सृष्टि का निर्माण सुपर नेचुरल पावर से हुआ है, यानी कि ये कहते हैं इसको जो है गॉड ने बनाया है और गॉड ने जो है अलग अलग जो स्पीशीज है उनको एज इट इज डेवलप किया है, न कि क्या कहते हैं कुछ ऐसा चीज होगा। तो जब डार्विन की बुक आई ना तो काफी आलोचना हुई, क्योंकि एक ऐसा रेवोल्यूशनरी विचार वो सामने लेके आए। उन्होंने बोला कि जो क्या कहते हैं ऐसा नहीं बोला कि जो क्या कहते हैं हम लोग अलग अलग लोगों से बने, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। हमारी जो स्पीशी है ना, यानी हम जो इवॉल्व हुए हैं, यानी कि हम हो गए, एप्स हो गए, ये मंकी हो गए, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर था, मतलब कि उनके बीच में ऐसा कोई लिंक है जिससे कि क्या कहते हैं हम आपस में जुड़े हुए हैं, यानी हमारे पूर्वज जो है सेम हो सकते हैं। तो ऐसी बातें जब सामने आई ना तो कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा डार्विन को। डार्विन के इवन पोस्टर्स भी जलाए गए, बुक को भी जो है कि फाड़ने की कोशिश की गई, यानी इस बुक को जो है एक हिसाब से दबा दिया जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा जो कॉमन एंसेस्टर है वो क्या हो, एप या फिर क्या कहते हैं मंकी के पूर्वज हमारे कॉमन एंसेस्टर रहे हो। ये गलत बात हो रही थी। मतलब जब भी कोई रेवोल्यूशनरी विचार हमारे सामने आता है तो जो है उसको समाज या सोसाइटी एक्सेप्ट करने में काफी समय लेती है। धीरे धीरे वो एक्सेप्ट हो जाता है, बट उसको एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगता है। इसीलिए चार्ल्स डार्विन को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने ऐसे रेवोल्यूशनरी विचार लोगों के सामने रखे। अब बात कर लेते हैं कार्लस लिनियस के बारे में, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे कार्लस लिनियस, इन्होंने क्या करा, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी प्लेस्ड मैन अमंग द मंकीज एंड एप्स, कि जो ये मैन है वो मंकीज और एप्स से सिमिलर रखता है। लीनियस गेव साइंटिफिक नेम, यानी लीनियस ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेम दिया जो कि साइंटिफिक नेम था होमो सेपियंस। यानी होमो सेपियंस टर्म किसने दिया, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर बताओगे कार्लस लिनियस ने दिया था। अब इसका मीन्स क्या होता है, देखो होमोसेपियंस का मीन्स होता है मैन विच हु इज वाइज, यानी अकलमंद आदमी। यानी अगर आपसे पूछा जाए होमोसेपियंस का मतलब क्या है, मैन हु इज वाइज यानी अकलमंद आदमी। अब कई लोग ये कहेंगे कि इसमें मैन को ही वाइज कह रहे हैं, क्या वुमेन वाइज नहीं है। देखो जब हमने यहाँ पे मैन टर्म यूज किया है ना, वो ऐसा नहीं कि हम क्या कहते हैं सिर्फ आदमी को ही जो है होशियार बता रहे हैं, अकलमंद आदमी कह रहे हैं, अकलमंद औरत तो कह नहीं रहे हैं, यानी हम तो गलत कर रहे हैं। यानी कार्लस लिनियस ने जो बात कही वो गलत है, नहीं। जब उन्होंने एक टर्म यूज किया है, हियर द वर्ड मैन इज यूज्ड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यहाँ पे जो मैन वर्ड यूज है ना वो मैन के लिए भी है और वुमेन के लिए। ऐसा नहीं कि हम क्या ये नहीं कह सकते कि वुमेन जो है क्या कहते हैं बेवकूफ होती हैं या कुछ होती हैं, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे जो मैन वर्ड है वो एक जनरलाइज टर्म है, वो यूज हुआ है बोथ मैन एंड वुमेन के लिए। तो आपको क्या हुआ, अर्ली आइडिया पता चल गए किसके ऊपर, ह्यूमन एंसेस्ट्री के ऊपर। तो इस तरह के विचार आपके सामने आए, ये मैं आपका एक बेस बना रहा हूं। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि ह्यूमन की जो टेक्सोनोमिक पोजीशन है वो क्या है, क्योंकि हम तो क्लास मेमेलिया में आते हैं। अब क्लास मेमेलिया की अपनी कुछ सुपर क्लासेस होती हैं, इंफ्रा क्लासेस होते हैं, एग्जैक्ट टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्योंकि मेमेलिया तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैमल्स तो बहुत सारे, पाउच्ड मैमल, ये सब मैमल्स आते हैं। तो अपनी टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है उसके बारे में जानते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। तो टेक्सोनोमिक पोजीशन देख के कुछ ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है, अरे मैया जो का देख लियो, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही होगी ना। अब आप सब इससे परिचित होंगे। तो बात कर लेते हैं टेक्सोनोमिक पोजीशन की। तो टेक्सोनोमिक पोजीशन में एग्जैक्टली हम कहां पे स्टैंड करते हैं उसके बारे में बताता हूं। देखो हमारा जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। तो एनिमेलिया के कुछ फीचर भी होते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स फूड को टेक कर सकते हैं। फाइलम की बात करें तो फाइलम हमारा कोडाटा है, और कोडाटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल, होलो और क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सब फाइलम हमारा वर्टिब्रेटा है, यानी हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स है हम, यानी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। क्रेनियम है जो कि ब्रेन बॉक्स है।
बात करें जो हमारा सब फाइलम तो वर्टिब्रेटा हो गया। सेक्शन हमारा गनेथोस्टोमेटा, यानी आपने सुना होगा, देखो सेक्शन में क्या होता है, गनेथोस्टोमेटा और एगनेथा। एगनेथा क्या होते हैं, विदाउट जॉज, और गनेथोस्टोमेटा मतलब हमारे पास जॉज हैं। बात करें सुपर क्लासेस टेट्रापोडा, यानी हम 4 पैरों पे चलते हैं, हम टेट्रापोड्स हैं। क्लास हमारी मेमेलिया है, यानी मैमल्स के क्या फीचर होते हैं, हमारे ऊपर बाल होते हैं, शरीर में मैमरी ग्लैंड्स होती है और भी चीजें होती हैं। सब क्लास हमारी जो है वो थीरिया है। थीरिया में क्या होते हैं फीचर, आपको पता है, जो थीरिया होता है वो विविपैरस होते हैं, यानी हम जो है गिविंग यंग वंस, यानी हम जो है बच्चों को जन्म देते हैं। और बात करें हमारी इंफ्रा क्लास यूथीरिया, यूथीरिया में क्या होते हैं, ट्रू प्लेसेंटा बनता है जिनमें, क्योंकि मेटाथीरियंस भी होते हैं जिनमें जो है पाउच्ड मैमल कहते हैं, जिनको हम जो है इंफ्रा क्लास हमारी जो है यूथीरिया। ऑर्डर प्राइमेट्स है, और प्राइमेट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। और इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एप्स की, मंकीज की, ह्यूमंस की। बात करें हमारा जो सब ऑर्डर है वो है एंथ्रोपोइडिया। एंथ्रोपोइडिया यानी जो ऑर्डर होता है वो अलग अलग सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड होता है। एंथ्रोपोइडिया हमारे उसमें आता है। एंथ्रोपोइडिया में क्या होता है, फेशियल मसल होते हैं हमारे, किसके लिए, इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी हम जो है हंस के दिखा सकते हैं, और जो है गुस्से वाला मुंह बना सकते हैं, और क्या फेशियल एक्सप्रेशन कर सकते हैं, मतलब हम गुस्से में देख सकते हैं, हंसने वाला मुंह भी बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं, यानी हम स्माइल की एक्सप्रेशन दे सकते हैं, यानी अलग अलग जो है हम एक्सप्रेशन द्वारा एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो हमारे उसमें क्या है, एंथ्रोपोइडिया हो गए। फैमिली हमारी होमोनिडेई है, तो कई सारी फैमिलीज होती है सब ऑर्डर में, पोंगिडेई होती है, होमोनिडेई होती है, और भी सारी होती है, तो हम होमोनिडेई में आते हैं। होमोनिडेई में क्या होता है, इरेक्ट पोस्चर होता है, यानी बाइपीडल लोकोमोशन जो शो करते हैं। फिर जो हमारी जीनस है वो है होमो, और होमो हमारा जीनस है, यानी कि हम मैन में आते हैं, और स्पीशीज हमारी है सेपियंस, और सब स्पीशीज भी हमारी क्या है, सेपियंस ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है, होमो सेपियंस का मतलब होता है मैन हु इज वाइज। और जो अगर हम साइमियंस वर्ड यूज करेंगे तो मंकी लाइफ को हम क्या कहते हैं, साइमियंस कहते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, हमने अपनी टेक्सोनोमिक पोजीशन पढ़ ली कि आखिरकार हम स्टैंड कहां करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, सिमिलैरिटी बात करेंगे बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस की। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं हम सिमिलैरिटीज बिटवीन एप्स एंड मैमल्स में, यानी कि जो है एप्स और मैमल्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है, फिर हम डिससिमिलैरिटी को भी देखेंगे, फिर हम जो है आ जाएंगे अपना क्या कहते हैं एग्जैक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन पे। तो बात कर लेते हैं हम सिमिलैरिटीज बिटवीन एप्स एंड मैमल्स। तो आप क्या करो, अपने सामने इमेजिन करो, आपके सामने एक मैं खड़ा हूं। मैं क्या एप्स जैसा दिखता हूं? नहीं, मैं अभी इंसान जैसा दिखता हूं, तो मुझको इंसान मानो, मैं एप नहीं हूं। मेरे को आप क्या करो, आप सामने खड़े हो, एक मुझे देखो, और अपने आप एक इमेजिन करो आपके सामने एप है। आपके सामने एप में कौन कौन से हो सकते हैं, गोरिल्ला हो सकता है, चिंपांजी हो सकता है, ऑरिंगटन हो सकता है, गिबन हो सकता है। तो बात करेंगे जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो, यानी आप एक एप और ह्यूमन के बीच में उनको देखते हो, तो क्या क्या सिमिलैरिटीज आप देखने को मिलती है आपको। पहले तो हम दोनों के बीच में एब्सेंस ऑफ टेल होगी, यानी कि कहते हैं ह्यूमन और क्या कहते हैं एप में जो कॉमन सिमिलैरिटी है, पहले तो दोनों के पास टेल नहीं यानी पूंछ नहीं है। बात करें रिलेटिवली लार्जर हेड है हमारा, और क्या है लॉन्गर नेक एंड लिम्स, यानी हमारी जो नेक है वो लॉन्गर है। बात करें ब्रॉडन्ड चेस्ट है ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ स्टर्नम। देखो हमारी जो फ्लैट बोन होती है ना, स्टर्नम क्या होता है, ये स्टर्नम होता है, स्टर्नम क्या होती है, फ्लैट बोन होती है। जब अगर स्टर्नम फ्लैट है तो क्या होगा, रिब्स हमारी ऊपर को आ जाएंगी, तो चेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ को देखने को मिलेगा। तो ब्रॉडन्ड चेस्ट है, मतलब चेस्ट हमारा उभरा हुआ है आगे की तरफ ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ स्टर्नम, यानी जो स्टर्नम क्या है हमारी फ्लैट बोन है। फिर कह रहा है जो स्मॉलर लंबर रीजन होता है ड्यू टू रिड्यूस नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रा, यानी जो लंबर वर्टिब्रा है वो हमारा क्या है, यानी लंबर रीजन हमारा रिड्यूस है क्योंकि हमारे अंदर लंबर वर्टिब्रे कम है। बात करें रिलेटिवली लार्ज ब्रेन है, हमारा दिमाग बड़ा है, क्रेनियल कैविटी है उसमें, यानी क्रेनियल कैपेसिटी हमारी दिमाग की ज्यादा है। प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस, अब ये ब्रो रिजेस क्या होते हैं, ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, आईब्रो दिख रहे हैं, आईब्रो, तो ये बाल नहीं, ये आईब्रो देखो, आईब्रो मेरी आंखों में देखो जब मैं बात करता हूं, तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों में देखो, आंखों से आंखें, आई कांटेक्ट होना चाहिए हमें बीच में, तो ये क्या है, ये ब्रो रिजेस दिख रहे हैं।
तो ये क्या है, हमारी काफी प्रोमिनेंट होती है एप्स के केस में भी और ह्यूमंस के केस में भी। तो हमारी क्या है, ये ब्रो रिजेस क्या है, काफी जो है प्रोमिनेंट है, यानी उभरी हुई है। और बात करें जो कैपेबिलिटी है कम्युनिकेशन की बाय वोकल मीन्स यानी साउंड, हम अलग अलग प्रकार की साउंड निकाल सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखो कम्युनिकेशन से क्या फायदा है, देखो जब हम कम्युनिकेट करने लग गए, अलग अलग प्रकार की साउंड्स निकाल गए, ऐसे नहीं कि हम जो है ई ऊ आ ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं, ऐसी नहीं, हम अलग अलग प्रकार के साउंड्स निकाल सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी हम जो है प्रॉपर सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। यानी जब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे तो हम क्या बना पाएंगे, समूह बना पाएंगे, और उस समूह में के हम क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है। तो जब हमारे को क्या कहते हैं, इस प्रकार के साउंड जो है, हमारा जो है लैरिंग्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो गया कि हम आपस में कम्युनिकेट कर पाए, यानी हम एक समूह बना पाए जिसमें हम बात कर सके, यानी कि एक हिसाब से हमारे अंदर एक बेटर कैपेबिलिटी आई कि हम कम्युनिकेट कर पाए, यानी ग्रुप बनाकर हम स्ट्रेटजी को शेयर कर पाए। तो ये उसमें है, और भी फीचर्स है, पहले आप इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो लाइट भाग गई है, मैंने दरवाजा खोल दिया है, काफी अच्छी धूप भी आ चुकी है। तो अभी तक हमारी सिमिलैरिटी ही चल रही है, कुछ और सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। उससे पहले भी मैं कुछ बात कर लेता हूं, मैं आज जो है टॉपिक आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, ये काफी अच्छा टॉपिक है, आप जो है इसको पढ़ के काफी अच्छा फील करेंगे। अभी मैं आपको जो है मेंस्ट्रुएशन के बारे में समझाऊंगा, कहाँ ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा रहे हो, कहाँ जा रहे हो मेंस्ट्रुएशन, देखो समझना है, सब कुछ समझ में आएगा। आप क्या कर रहे हो, वीडियो के नीचे 10-12 लाइक कर रहे हो, कमेंट इत्तू से कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखो यार, मैं सिर्फ 10-12 लाइक के लिए थोड़ी बैठा हूं, आप जो है ना लेक्चर को जितना हो सके उतना आप शेयर करो ताकि मजा आ जाए एकदम से। ऐसी रेवोल्यूशनरी जो स्टडी है आप सबको मिलने को मिले, आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक सीमित दौर तक ही पढ़ सको। देखो जितनों के पास जाएगा, जितना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, यानी जो आप और अपने आसपास क्रिएट करेंगे वो उतना अच्छा होगा। तो हो सके तो उतना इस लेक्चर को शेयर कर दो, रीच बढ़ाओ, ताकि जो है हर एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके एट अफोर्डेबल प्राइस या फिर लोएस्ट प्राइस जो कि फ्री है। तो हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी में। तो सिमिलैरिटी में और क्या चल रही है, तो हाईली क्या होता है, डेवलप्ड फेशियल मस्कुलेचर होता है, यानी जो हमारा फेशियल मस्कुलेचर है वो काफी डेवलप्ड है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन हो सकते हैं वो रेंज तक हो सकते हैं। जैसे अरे मैं सरप्राइज हो गया, मैंने कुछ चीज देखी, जैसे मैंने आंख में अपनी क्या कहते हैं दोस्त को ले जा रहा था ऐसे आंख बंद करके, और अचानक से मैंने उसके आंखों से ऐसे उंगलियां हटा दी और वो देखते ही सरप्राइज हो गई, या फिर मेरा दोस्त सरप्राइज हो गया कि कुछ इस तरह से हम जो है चौंके, यानी हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सामने आया, अरे वाह, तो ऐसी फीलिंग आई, यानी कि सरप्राइज हम हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, प्लेजर हो सकता है हमारे अंदर, क्या कहते हैं हम एक हिसाब से भरे हो सकते हैं किसी जॉयफुल मोमेंट से, यानी हमें प्लेजर हो सकता है, लाफ्टर यानी हम हंस सकते हैं, खूब जो है मुस्कुरा सकते हैं। और जो ये होते हैं बाय फेशियल गेस्चर, यानी हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन है, हम सरप्राइज हो सकते हैं, हंस सकते हैं, प्लेजर की फीलिंग ले सकते हैं, खूब मजे ले सकते हैं, यानी कि जो हमारा फेशियल मस्कुलेचर है वो काफी डेवलप्ड है। बात करें टेंडेंसी टू लिव इन पेयर एज अ कपल, यानी कि जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली है ना, वो क्या देखने को मिली है, हम क्या रह सकते हैं, पेयर में रह सकते हैं, यानी साथ साथ रह सकते हैं, यानी हम एज अ कपल की तरह रह सकते हैं, यानी हम एक मैं और मेरी वो, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक फैमिली की तरह रह सकते हैं, यानी हम बहुत अच्छे से जो है डेवलप्ड हैं, यानी कि हम एक कपल की तरह रह सकते हैं, यानी कि हम और मेरा परिवार और मेरे बच्चे एक हिसाब से हम इस तरह से रह सकते हैं। इसका जो मेन रीजन है ना वो क्या है, परिवार आखिरकार आप सोचते होंगे हम में बने क्यों, क्या और भी तो जानवर हैं, क्या उनके परिवार हैं या नहीं है। बात कर लेते हैं हम प्राइमेट्स की, यानी प्राइमेट्स में क्या होते हैं, एप्स आते हैं, उसमें जो सोशल बिहेवियर, यानी जो एक कपल वाली फीलिंग आई है, सोशल बिहेवियर को शो करती है, और इसका जो मेन रीजन है वो मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। अब सर ये क्या रीजन है परिवार बनने का, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या रीजन है, कुछ इसको बताओ। देखो अब काफी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, आपको फील आ जाएगा कि क्या बताया आपने। आज के सेशन में जो है बिल्कुल ही मजा आ गया, सब जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन से क्या रिलेशन है हमारा फैमिली का बनने का, तो देखो क्या हुआ, जो प्राइमेट्स में हुआ ना वो मेंस्ट्रुएशन आया, प्राइमेट्स में क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन आई इन प्लेस ऑफ किसके, ईस्ट्रस साइकिल के, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई लिख सकते हो आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल
इन प्लेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल। अब इससे क्या हुआ सर, अगर ईस्ट्रस साइकिल चल रही होती तो हमारा परिवार क्यों नहीं बनता, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही परिवार क्यों नहीं बना। जरा सोचो, आप देखो जो ये ईस्ट्रस साइकिल होती है ये किसमें होती है, नॉन प्राइमेट्स के केस में होती है, यानी जो क्या होंगे, नॉन प्राइमेट्स होंगे। एग्जाम्पल देखो आपके पास हो सकते हैं जैसे कि काउ, बाफलोस, और क्या हो सकते हैं, गोट, शिप। इनमें देखना, इनमें क्या होता है ना, ईस्ट्रस साइकिल होती है, ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल में होता है देयर इज अ हीट पीरियड व्हेन द एस्ट्रोजन लेवल ऑफ फीमेल इज वेरी हाई। यानी कि जो ईस्ट्रस साइकिल होती है वो उस साइकिल में क्या होता है, हीट पीरियड होता है। यानी कि क्या कह रहा है, देयर इज अ हीट पीरियड व्हेन द ईस्ट्रोजन लेवल ऑफ फीमेल एनिमल इज वेरी हाई, द फीमेल एनिमल्स डेवलप स्ट्रॉन्गली सेक्सुअल डिजायर फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब कि क्या होता है, इस ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, हीट पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है कि फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और वो काफी डिजायरेबल हो जाती है। यानी उसको कुछ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उस हीट पीरियड में एक समय होता है पर्टिकुलर ईस्ट्रस साइकिल में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, हम बात करें काउ बफलो की, शीप की, गोट की, जिसकी हम बात कर लें, दिस इज रिसेप्टिव टू द मेल ओनली ड्यूरिंग इन हीट पीरियड। यानी वो मेल को कब एक्सेप्ट करती हैं, यानी कि वो रिसेप्टिव कब होती हैं, जब उनका हीट पीरियड चल रहा हो। ऐसा नहीं कि वो जो है किसी भी क्या कहते हैं मेल जो कि एनिमल है उसको हर वक्त अपने संग रख सकती है या हर वक्त क्या कर सकती है, सेक्सुअल एक्टिविटी को कर सकती है, ऐसा नहीं। एक जो है पर्टिकुलर टाइम आता है ईस्ट्रस साइकिल में, यानी कि एक ऐसा समय जब ईस्ट्रस साइकिल में भी कई फेजेस होते हैं, प्रोमेट फेज और क्या कहते हैं अदर फेज होते हैं, उनमें क्या होता है एक ऐसा हीट पीरियड आता है जिसमें फीमेल जो है रिसेप्टिव हो जाती है मेल के लिए और काफी एक्टिविटी शो करती है, ताकि क्या कहते हैं उस समय जो है वो सेक्सुअल परफॉर्म कर सकती है, यानी सेक्स को परफॉर्म कर सकती है। उस समय क्या होता है ना कि हीट पीरियड होता है, उस हीट पीरियड में ही क्या करेगी, फीमेल अलाउ करेगी मेल को। तो क्या होगा इस केस में, अगर ऐसा चल रहा होगा तो उसको उसका ब्रीडिंग सीजन कहेंगे, यानी उसमें जब उसका हीट पीरियड होगा तभी वो एक्सेप्ट करेगी मेल को। बट हम बात करें, ये देखो लिखा भी है, शी इज बिहेवियरली रिसेप्टिव टू द मेल मेनली ओनली ड्यूरिंग हीट पीरियड। पर बात करें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द फीमेल इज रिसेप्टिव टू द मेल पार्टनर एनी टाइम ड्यूरिंग द साइकिल। यानी इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल पार्टनर होती है वो मेल को जो है किसी भी समय, यानी कि ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं पर्टिकुलर हीट पीरियड आएगा उसमें जो है मेल को जो है अपने संग पे क्या कर सकती है, उसको जो है एक हिसाब से क्या कर सकती है, परमिट कर सकती है। पर ऐसा नहीं है, वो हर वक्त जो है तैयार है। यानी कि क्या होता है, इसका फायदा क्या है, अगर ह्यूमंस के केस में भी ऐसा होता कि जैसे ह्यूमन एप्स के केस में भी ये होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह ईस्ट्रस साइकिल चलती, तो क्या होता, मेल इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर टू द सर्चिंग ऑफ फीमेल पार्टनर। यानी कि हम जो है ह्यूमंस भी क्या करते, इधर से उधर घूमते, किसके लिए, सर्चिंग फॉर फीमेल पार्टनर के लिए। यानी कि हमारे अंदर क्या होता, एक हिसाब से यही होता कि हम भी क्या करते, इधर से उधर भटकते और देखते कि क्या कहते हैं फीमेल पार्टनर कहाँ है और वो कब जो है रिसेप्टिव है मेल के लिए। तो इन केस में क्या होता ना, अगर ऐसा चलता ईस्ट्रस साइकिल जैसी होता हमारे उसमें भी, तो हमारे परिवार नहीं बन पाते। क्यों, क्योंकि जो है ना, अब जो पर्सन है उसके बारे में सोचो, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पर्सन के ऊपर सोचो, द सेक्सुअल नीड्स ऑफ मेल रेगुलरली, यानी जो मेल की सेक्सुअल नीड है वो रेगुलरली है। मेल कैन कॉपुलेट विद फीमेल डेली। अब जो एक मेल है वो कॉपुलेट कर सकता है फीमेल के संग डेली, ठीक है। सो इफ द फीमेल डू नॉट अलाउइंग द मेल एज कॉपुलेट, यानी अगर फीमेल जो है अलाउ नहीं करती है मेल को ड्यूरिंग कॉपुलेट, मेल वुड हैव बीन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर टू सर्च सेक्सुअल पार्टनर। तो मेल क्या करेगा, घूमेगा इधर से उधर टू सर्च ऑफ सेक्सुअल पार्टनर। यानी कि वो एक हिसाब से क्या करेगा, हर जगह जो है यही तलाश करेगा कि मेरा जो सेक्सुअल पार्टनर है वो कौन है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है प्राइमेट्स के केस में, देयर इज वन मेल एंड वन फीमेल। क्या है, देयर द मेल एंड फीमेल आर they live together as a couple, the sexual need of male are satisfied for the same female। यानी कि जो मेल और फीमेल है
एक मेल और एक फीमेल जो है आपस में साथ रहेंगे, और साथ रहने के संग क्या होगा कि उनकी जो क्या कहते हैं एक हिसाब से डिजायर फीचर है, यानी कि एक सिंगल फीमेल ही जो है पूरी कर रही है, यानी कि मेल को जो है सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि एक हिसाब से क्या है परिवार का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी कि इसमें क्या होगा ना, मेल ये जानता है कि जो ये प्रेगनेंसी हुई है वो मेरे कारण हुई है, दैट इज द ओज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी वो उसका रीजन है, यानी वो रिस्पॉन्सिबल है। उसे पता है कि मेरे द्वारा जो स्पर्म क्या कहते हैं डिलीवर किए गए थे, उसके फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ कि एम्ब्रियो बना, यानी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, यानी मुझको ये पता है कि मैं उसका क्या कहलाऊंगा, उनके होने वाले बच्चों का पिता कहलाऊंगा। यानी ड्यूरिंग दिस सीजन द एक्टिविटी ऑफ फीमेल इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि जब क्या होता है प्रेगनेंसी हो जाती है तो फीमेल की एक्टिविटी क्या हो जाती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। वो ऐसा नहीं कि अब जो है फूड की तलाश में अलग अलग जगह जा सके, यानी कि वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो मेल को ये पता है कि मेरा बच्चा है, यानी मैं इससे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मेरे बच्चे होंगे, तो मैं इसका जो रीजन हूं एक्चुअल, यानी कि वो क्या करेगा अलग अलग जगह जाके फूड को ढूंढेगा। सर हम फूड को इतना क्यों एम्फेसाइज दे रहे हैं, देखो हमारा जो एक हिसाब से जन्म हुआ है ना, वो एक तो हुआ था सक्सेसफुल फीडिंग, यानी हम दबा के खाना खाएं, और सक्सेसफुल ब्रीडिंग, यानी हम क्या कर सकें अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें। क्या इससे पहले कोई और रीजन रहा था? ह्यूमन और एप्स भी तो एक हिसाब से क्या कर रहे थे, ह्यूमन और एप्स भी अपना खाना खा रहे थे, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहे थे और मर जा रहे थे। हमारा जो मेन चीज था वो फीडिंग के ऊपर था, यानी हम क्या एक हिसाब से खाना को ढूंढ रहे थे। तो अगर हमारा क्या कहते हैं जब ये पता चला मेल को कि ये मेरा होने वाला बच्चा है और जो इसकी प्रेगनेंसी का कारण है ये मैं हूं, यानी कि मेल क्या करेगा वो बाहर जाएगा, यानी कि फीमेल अपने होम बेस पे रहेगी और मेल जो है बाहर निकलेगा। इसीलिए क्या कह रहा है देखो, हाँ प्रेगनेंसी के संग कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी एसोसिएटेड होते हैं। फिर कह रहा है सो द मेल पार्टनर विल आउट ऑफ the home base, he will search the food, he will bring the food back for the female is staying at home base and she is take caring already produced kids, यानी कि जो फीमेल है वो कहाँ रहेगी, घर पे रहेगी, और मेल पार्टनर जो है बाहर जाएगा और सब जगह जो है फूड को ढूंढेगा। अब जब वो फूड को ढूंढेगा खुद तो खाएगा, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं अपना ना खाए सब ले आए। तो यानी कि अगर हम सोचो चार पैरों पे चल रहे होते, यानी हम नकल वॉकर्स होते, या फिर हम ये टेट्रापोडा में जो कंडीशन है, यानी अगर हम चार पैरों में चल रहे होते तो क्या हम खाने को खुद खा पाते, यानी खाना हम ऐसे उठाते और अपने मुंह तक ले जा पाते? क्या नहीं ले जा पाते। उस खाने को हम अपने मुंह तक भी नहीं ले जा पाते, यानी हम जो है उसको झुककर खाते, और उस खाने को अगर हम पकड़ते तो पकड़ के घर तक कैसे लाते। इसीलिए आप सोचो कि हम जो है टेट्रापोड थे, यानी हम जो है एक हिसाब से क्वाड्रापीडल लोकोमोशन से बाइपीडल लोकोमोशन में क्यों आए। देखो आपसे ये ऐसी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आखिरकार क्या रीजन था हम क्वाड्रापीडल लोकोमोशन से बाइपीडल लोकोमोशन में आ गए, कोई तो रीजन रहा होगा। तो ये रीजन था कि हम जो है बाहर जा सकें और फूड को ढूंढ सके। फूड को हमने जैसे ही ढूंढा हमने उसको स्वयं खाया, उसको जो है अब जैसे फूड हमारे हाथ में होगा तो हम उसको, अगर हमारे हाथ फ्री है, मान लो हमारी बाजुएं फ्री है, तो हम क्या करेंगे ऐसे फूड को ले आएंगे अपने हाथों पे और अपने घर पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि मेरी जो फीमेल मतलब पार्टनर है वो घर पे है और वो क्या कर रही है, एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से जो ऑलरेडी प्रोड्यूस किड हैं उनकी जो है देखभाल कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि अपना खाना खुद तो खाएंगे ऐसे, और साथ में क्या करेंगे उस खाने को लेके जाएंगे अपने परिवार के संग मिल बांट कर खाएंगे। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। इस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ह्यूमन इवोल्यूशन में कुछ रोल्स डिसाइड हो गए होंगे। क्या रोल्स? जैसे फीमेल जो है एक हिसाब से अभी उस जगह जो मोबिलिटी है वो एक हिसाब से स्ट्रिक्ट है, यानी वो रेस्ट्रिक्ट है एक जगह रहने के लिए, और मेल जो है अलग अलग जगह जाके खाना ढूंढ रहा है। तो कुछ रोल डिसाइड हुए। तो क्या हो सकता है, शुरुआत की बात करें जब आग भी डिस्कवर नहीं हुई थी, मैन मेल्स क्या हो सकते हैं, दे आर टॉलर एंड मोर मस्क्यूलर, यानी जो मेल जो थे वो क्या थे, टॉलर थे यानी हाइट में बड़े थे, और मस्क्यूलर यानी उनकी मस्कुलरिटी या मस्कुलर पावर एक्टिविटी ज्यादा थी। दे विल बी मूविंग आउट फ्रॉम द होम बेस, दे कैन फाइट विद द डेंजरस एज बेटर वे द कंपेयर टू द फीमेल, यानी जो मैन जो था ना, यानी मेल पार्टनर क्या था, वो काफी अच्छे से फाइट कर सकता था डेंजरस एनिमल से एज कंपेयर टू फीमेल पार्टनर। द फीमेल स्टिल एट द होम बेस, मेल विल ईट
फूड एंड ब्रिंग फूड फ्रॉम द अदर फैमिली मेंबर। यानी कि मैन क्या करेगा, खुद खाना को खाएगा, और जो उसके हो सकता है कि बच्चे इंतजार कर रहे हो या उसकी पत्नी इंतजार कर रही हो कि मेरा पति जो है आएगा, यानी मेरा जो सनम आएगा और वो मेरे लिए खाना लेके आएगा। तो इस तरह की चीजें चल रही थी। तो और चीज जानते हैं हम इसके बारे में। तो देखो, अगर बाइपीडल लोकोमोशन के आने से और क्या फायदा हुआ, हम जो है अब दूर से अपने खाने को देख सकते हैं। मतलब अगर हम क्वाड्रापीडल होते तो हम क्या करते, एक हिसाब से जो हमारी नजरों में आता हम उस खाने को देख पाते, पर जब हम सीधे अपने पाँव में खड़े हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दूर से, यानी कि हम दूर से क्या देख सकते हैं, अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि फूड कहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे। अब मैं गर्दन घुमा तो नहीं सकता, ऐसे थोड़ी कि मैं फिल्म का भूत हूं, मैं अपनी गर्दन को ऐसे कर दूंगा तो मैं पीछे देख लूंगा, ऐसा नहीं। मतलब हम 270 डिग्री तक अराउंड हम रोटेट कर सकते हैं और बढ़िया से हम फूड को देख सकते हैं। और क्या हो सकता है, हमारे बाइपीडल लोकोमोशन से क्या हुआ, हम समुद्र में गहराई तक जा सकते हैं। देखो मेरी हाइट घटेगी, अब मैं देखो घटता जाऊंगा तो मैं समुद्र में जा रहा हूं, इमेजिन करो। वो मत सोचना गई भैंस पानी में, मैं वो नहीं हूं, मैं पतला आदमी हूं यार, थोड़ा तो पतला ही हूं, इतना भी मोटा नहीं हूं। कि आपको ऐसा इमेजिन करना है कि एक औरत या कोई मोटी औरत धीरे धीरे पानी में जा रही है और उससे बोल रहे हैं गई भैंस पानी में, ये नहीं। तो देखो क्या करना है कि देखो मैं जैसे जैसे समुद्र की ओर जाऊंगा या नदी में जाऊंगा तो मैं कितना अंदर तक जा सकता हूं। अगर मैं होता क्वाड्रापीडल लोकोमोशन में तो कुछ ही अंदर जा पाता और पानी हमारे आराम से जो है यहाँ पे ढक देता। पर देखो हम जब तक समुद्र में कहां तक या नदी में कहां तक जा सकते हैं, जब तक हमारे नाक तक पानी ना आ जाए। यानी मैं पानी में कब तक बढ़ सकता हूं, देखो ऐसे ऐसे मैं देखो धीरे धीरे छोटा और बड़ा होते हुए आपके पास आ रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा वाली फिल्म में, कौन सी फिल्म में, धमाल में, कि वो देख आदि नहीं, आदि देख तेंदुआ धीरे धीरे जो है स्लोली स्लोली बड़ा हो रहा है। स्लोली स्लोली बड़ा नहीं हो रहा था, एक्चुअल में वो पास आ रहा था। तो मैं आपके जब पास आ रहा हूं तो देखो मैं बढ़ रहा हूँ, यानी मैं अपने को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल आपके पास आ गया हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, पानी में तब तक जा सकता हूं जब तक मेरे नाक में पानी ना आ जाए। जैसे ही मेरे नाक तक पानी आएगा मैं उस जगह तक जो है वाटर में जा सकता हूं। मैं वाटर में क्या कर सकता हूं, ऐसे कुछ चीज को ढूंढ सकता हूं। यानी मैं अपना खाना पानी में हाथ डाल के जो हम एनिमल को खा सकते हैं या कुछ फिशेस को हम ऐसे पकड़ सकते हैं। यानी कि हम एक हिसाब से हमारे जो है हाथ फ्री हो गए। आपने एप्स और चिंपैंजीज के केस में भी देखा होगा कि जो मंकीज होते हैं ना, ये मंकीज भी ऐसा थोड़ी कि उनके पास परफेक्टली बाइपीडल लोकोमोशन होता है, उनके पास क्वाड्रापीडल लोकोमोशन ही होता है। बट अगर हम देखें कि कुछ मंकीज को हम नाचते हुए देख सकते हैं, यानी वो आपने देखा होगा मदारी आया बंदरिया लाया खूब नचाया, उसमें क्या करता है कि बंदर आपने देखा होगा अपने दोनों पांवों में खड़ा हो जाता है और बैलेंस बना के डांस करने की कोशिश करता है। जैसे आपने किसी गोरिल्ला चिंपांजी को देखा, वो इस तरह से नकल वॉकर्स हैं, यानी वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उनके ये हाथ जो होते हैं वो पांव के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, तो इस तरह से चलते हैं। पर अगर हम उनके हाथ में कुछ चीज दे दें, जैसे इस हाथ में कुछ दे दिया और बहुत सामान है, मैं पढ़ाने के लिए पूरा इंटरेस्ट जगाऊंगा आपके हाथ में, ऐसे उनके हाथ में कुछ सामान रख दिया तो एक हिसाब से बैलेंस बना के आपके सामने ऐसे चल के दिखा सकते हैं, आपको नाच के दिखा सकते हैं। मतलब कि क्या कर सकता है, बाइपीडल लोकोमोशन के आ जाने से हमारे जो हाथ हैं वो फ्री हो गए। हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को जो है कंधों से ऊपर ले जा सकते हैं। अब हमारे हाथ जो है कंधों से ऊपर चले गए, ये गुब्बारे आ गए, तो सोचो मैंने इस कंधे से अपने ऊपर हाथ रखे, ये हमने क्या किया, डालियों में लटक गए। मैं इस डाली में लटका था, मान लो ऐसे करके, मैं बानर था, मैं इस डाली पे लटका हूं। अब इस डाली में कई सारे फूल हैं और पत्ते हैं और क्या हो सकते हैं, फल हो सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये फल है, ठीक है। अगर मेरे पास कलर विजन नहीं होता, सोचो देखो ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह से डेवलप हुआ। मेरे पास कलर विजन आया, इस कलर विजन से मैं क्या पहचान पाया कि मैं ये पता लगा पाया कि कौन सी चीज हमारे खाने योग्य है, कौन सा फल है, कौन सी पत्ती है, कौन सा कुछ है। अगर मान लो ये पूरा पूरा पेड़ है, इस पेड़ में ये अलग अलग प्रकार की पत्तियां, मान लो पत्ती का कलर ये है, फल का कलर ये है और जहरीला जो भी चीज है उसमें, वो सब इस चीज से डिपेंड है। अगर मुझे कलर विजन का ज्ञान नहीं होता, कलर का ज्ञान नहीं होता, तो मैं कैसे पता लगाता कि मेरा खाने वाला फल यही है। मैं तो सब मेरे लिए एक समान हो जाते, पत्ती, घास, फूस, फल सब एक समान होते। मुझे पता चला मेरा ये फूड है, मेरा कलर विजन अच्छा था, देखो गुब्बारा भी फूट गया। अब ये मेरा फूड था,
तो मुझे ये पता है, मैंने अपने कलर विजन के द्वारा ये पता लगाया मेरा ये फूड है तो मैं इसको ही तोड़ूंगा, ना कि मैं सब कुछ तोड़ दूं, मेरे लिए तो सब सेम हो जाएगा। तो कलर विजन के आने से क्या पता चला कि क्या कहते हैं, कलर को हम डिस्टिंग करवाए, यानी हम खाने को जो है पहचानने लग सके। अब देखो मैं इसको छोड़ूंगा, खत्म। तो क्या हुआ, कलर को हम डिस्टिंग्विश कर पाए, यानी कि जो है हमारे अंदर बाइपीडल लोकोमोशन के आ जाने से क्या क्या फायदे हुए आपको समझ में आया होगा कि मेल एज अ पार्टनर कैसे जो है फीमेल के संग रहने लग गया। अगर जो है हमारे अंदर भी ईस्ट्रस साइकिल चल रही होती तो मेल की जो सेक्सुअल एक्टिविटी की डिजायर है उसको एक फीमेल पूरी नहीं कर पाती, ओनली हीट पीरियड में ही क्या करती, अलाउ करती मेल को। बट क्या कहते हैं, इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द फीमेल वॉज एक्सेप्ट मेल एनी टाइम, वो किसी भी समय जो है मेल को जो है एक्सेप्ट कर सकती है। और क्या हो सकती है, एक हिसाब से उसमें क्या होगा, मेल के अंदर ये फीलिंग आएगी कि ये होने वाला बच्चा, ये जो प्रेगनेंसी कॉज है ये मेरी वजह से है। नहीं तो हम भी अदर एनिमल्स की तरह क्या करते, ओनली हीट पीरियड में ही क्या करते, फर्टिलाइजेशन कर पाते। और उसके बाद उस फीमेल पार्टनर से हमारा रिलेशन जब खत्म हो गया, यानी कि हमारा जो ब्रेकअप हो चुका है, तो हम उसके बाद अपनी जगह वो अपनी जगह, यानी कि उसकी जो प्रेगनेंसी है हम नहीं जानते, वो हमारे द्वारा ही हुई है। यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो आप देखो क्या क्या चीजें आई, यानी कि क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। तो आप लिखो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। यार देखो इतना अच्छे से मैंने आपको समझाया, कितना प्यार से, ऐसा आपको लगा ही नहीं होगा कि हम बोर हो गए। एक छोटा सा टॉपिक, यानी कि एक हिसाब से ह्यूमन एवोल्यूशन पे अभी तक हम पहुंचे भी नहीं है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के आ जाने से हम में क्या क्या बदलाव आए मैंने आपको इतने अच्छे से बताया। आप पूरे YouTube में सर्च करो, आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा, इतनी अच्छी बुक से पढ़ने को मिला। पर ये मैंने जिनसे पढ़ा है वो बहुत ही बढ़िया टीचर है, उन्होंने YouTube में ये सब कुछ बताया है। मैं झूठा अपना श्रेय नहीं लूंगा कि ये सब चीजें मैंने खुद ही सीख ली। ये मैंने सीखी एक टीचर से जो कि किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, और उनसे ही मैंने ये चीज सीखी, और उन्हीं के जो है ये सीखा हुआ ज्ञान मैंने अपनी कॉपी में लिखा और मैं आप तक डिलीवर कर पाया। ऐसा नहीं कि ये जितनी चीजें मैंने बोली ये मुझे पहले से आती थी या मैंने किसी बुक से पढ़ ली, नहीं। ये होता क्या है ना, कई सारे टीचर्स जो बहुत समय से पढ़ा रहे होते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने को आ जाता है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने जो उनके सेंटेंस को एक एक बात को नोट किया और आपके सामने जो है प्यार से परोसा। तो आप क्या करो, इस लेक्चर को देखो, अपने व्यूज दो। इसमें आपका जो लाइक्स का टारगेट होता है वो कम से कम ऐसा नहीं 10-20 का, आप इसे 500 लाइक्स तक ले जाओ। खूब जो है अपने लेक्चर को शेयर करो ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन हर एक बच्चा प्राप्त कर सके, चाहे वो बीएससी का हो या एमएससी का ही हो। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ये बीएससी एमएससी वाले या नीट जेई वाले, नीट वाले देखे, जेई वाले ऐसा नहीं कि जेई का निकल गया। पर देखो ऐसा नहीं, ये ह्यूमन इवोल्यूशन एक हिसाब से जनरलाइज टॉपिक है, इसे सिर्फ बायो वाला ही नहीं समझे, इसे जो है ना मैथ्स, आर्ट और भी जो भी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो सब समझे। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन टाइप है, क्योंकि हम जो है ना इवॉल्व कैसे हुए ये पता लगाना है। ऐसा थोड़ी कि इसमें हमें सिर्फ बायो ही पढ़नी है या हिस्ट्री ही पढ़नी है पीछे की, नहीं। हमारे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो हमारे अंदर परिवार बने, यानी कि जब परिवार की जैसी चीजें आई तो ये क्यों आई? क्योंकि मनुष्य हमेशा जो जानना चाहता है वो जिज्ञासु एनिमल है, यानी कि वो ये जानना चाहता है हम कैसे इवॉल्व हुए। तो इन सब को जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, बस आपको एक छोटा सा तो काम करना है। सबसे पहले आपको अंगूठा दिखाना है, मैं प्रॉपर्टी नहीं लूंगा आपसे कि आपको अंगूठा दिखाना है और एक कोरे कागज में स्टैम्प लगा देनी, नहीं। आपको सिर्फ यूट्यूब पे क्या करना है, वीडियो पे लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। आपके द्वारा किए गए शेयर ही जो है एक हिसाब से मेरे लिए एनर्जी का काम करेंगे। यानी आप अगर अपना प्यार दिखाएंगे तो मैं भी अपना प्यार दिखाऊंगा और अच्छे से लेक्चर बनाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा जिससे कि आपका भी सिलेक्शन हो, मेरा भी सिलेक्शन हो और आपको भी अच्छी नॉलेज मिल सके, मुझे भी और अच्छी नॉलेज मिल सके ताकि मैं आपको बांट सकूं। तो थैंक यू एवरीवन, लेक्चर में बने रहने के लिए। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।